नाउ करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अगर आपके पास बहुत सारे सेल हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं तो उसमें करंट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, उसको हम क्या करेंगे, इसमें फाइंड आउट करेंगे। सपोज हमारे पास n सेल्स हैं जो सीरीज में जुड़े हुए हैं और जो प्रत्येक जितने भी यहाँ पे सेल है उनका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। हमने सारे जो सेल्स लिए हैं वो सेम EMF E के और इंटरनल रेजिस्टेंस R के लिए हुए हैं और हम इसको कैसे जोड़े हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने जोड़ रखा है और इसको हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से जोड़ रखा है। तो जैसा कि जानते हो कि ये करंट क्या होगा, पॉजिटिव से निकलेगा और निकल के किधर को जाएगा, नेगेटिव को जाएगा। तो आपका करंट का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल EMF की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो आप क्या करोगे, इनका सम ले लोगे। तो टोटल EMF ऑफ n सेल्स कितने के बराबर हो जाएगा, E और n टाइम्स है ना, तो n इंटू E हो जाएगा। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ n सेल्स, ये कितने के बराबर हो जाएगा। देखो आप एक का R है तो यहाँ पे कितने जुड़े, n जुड़े हुए, तो n इंटू R हो जाएगा, n इंटू R। अगर टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछे तो यहाँ से देखो, यहाँ पे आप देखो तो n इंटू R हो गया, ये तो इस सेल का हो गया और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, R है। तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितने के बराबर होगी, वो दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट ये कितने के बराबर हो जाएगी, R। यहाँ पे देखो ये यहाँ तो NR मिला और इसके सीरीज में ये भी R जुड़ा हुआ है, तो ये R प्लस NR के बराबर हो जाएगा, R प्लस n इंटू R। तो ये टोटल EMF n इंटू A और टोटल रेजिस्टेंस R प्लस NR के बराबर हो गए। अगर आप इसमें इस सर्किट में करंट की वैल्यू पूछे तो ओम्स लॉ से हम लोग एक फार्मूला क्या जानते हैं, करंट I इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, V बाई R। तो यहाँ पे V कितना है, मतलब EMF कितना है, n इंटू E और रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस R प्लस NR, R प्लस NR। तो ये करंट की वैल्यू हो गई जब हम n सेल्स को सीरीज में जोड़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सपोज जो पहला कंडीशन है, जो फर्स्ट कंडीशन, सपोज जो R है वो NR से क्या है, ग्रेटर हो। इट मीन्स R ग्रेटर देन NR। अगर R बहुत बड़ा होगा इस NR से तो हम इस NR को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जैसे छोड़ेंगे तो यहाँ पे जो करंट की जो वैल्यू है, I की वैल्यू मिलेगी, वो क्या मिलेगी, n E बाई R के बराबर मिलेगी। ये तो केस फर्स्ट हो गया। अगर सेकंड केस में हम ले लें, अगर मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है वो इससे क्या हो, बहुत कम हो, बहुत छोटा हो, तो इट मीन्स NR ग्रेटर देन R। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस कैपिटल R को हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो यहाँ से आप I की जो वैल्यू फाइंड आउट करोगे वो मिलेगा n E डिवाइडेड बाई n इंटू R। अब n कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली I की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, E बाई R के बराबर मिलेगी। अब आपसे पूछा जाए कि किस केस में आपको करंट की वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, तो आप जनरली यहाँ पे देखो, जब R ग्रेटर रह रहा है उस केस में n E बाई R मिल रहा है, मतलब यहाँ पे n टाइम्स मिल रहा है करंट की वैल्यू, और यहाँ पे केवल E बाई R मिल रहा है। इसके मतलब क्या है, जब R की वैल्यू मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी उस केस में आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। ये कंडीशन होता है, ठीक है। नाउ करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर मान लो आपके पास n सेल्स हैं, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं तो उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। सपोज हमारे पास n सेल है, यहाँ पे n सेल दिखाना मुश्किल है, हमने इसे दिखा दिया है। मान लो यहाँ पे n सेल है, 3 हमने जोड़ा हुआ है, बहुत सारे मान लो कि n सेल्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। n सेल्स हैं जिनका EMF E है, सारे EMF सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सारे सेल्स का क्या है, सेम है, ठीक।
तो इस केस में और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो करंट होगा I वो क्या होगा, इस पॉजिटिव से निकलेगा, इसके थ्रू ऐसे नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर टोटल हम इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछें, इस सेल्स का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट हम पूछें, तो आप क्या निकालोगे, सारे के सारे कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितने टाइम है, n टाइम्स है ना, n टाइम्स, तो हम अब क्या लिख सकते हैं, n डिवाइडेड बाई R, ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये R ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक, ये तो टोटल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इसका निकला। ठीक, अगर मान लो इसका EMF E n टाइम्स है, ठीक, तो इसमें जो होता है ना, जो इसका नेट जो EMF आता है ना, एक्चुअली एक सेल के EMF के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे E इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, E के बराबर हो जाएगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक, अगर टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछूं तो इसका इंटरनल कितना आया, R/N आया, और एक्सटर्नल कितना लगा हुआ है, R लगा हुआ है। तो टोटल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपके पास, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस R/N। ये आपका इक्वेशन मिल गया। ठीक, अब हमको करंट की वैल्यू निकालनी है, तो ओम्स लॉ हम लगाएंगे, तो ओम्स लॉ से हमको क्या मिलेगा, करंट I इक्वल टू यहाँ पे E/R, E की वैल्यू, इक्विवेलेंट की वैल्यू E है, तो E पुट कर लेंगे, और R की वैल्यू R प्लस R/N, R प्लस R/N, ये करंट की वैल्यू हो गई। किस केस में, जब हम n सेल्स को पैरेलल में जोड़ेंगे। तो अब इसमें कुछ कंडीशंस है हमको पढ़ने हैं, जैसे फर्स्ट कंडीशन है, इफ R ग्रेटर देन R/N, अगर ये वाला R वो इस R/N से बड़ा हो, तो इस R/N को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो फाइनली जो I की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी E डिवाइडेड बाई R, ये इक्वेशन मिला। सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड जो कंडीशन है ये है, अगर मान लो R/N ग्रेटर देन R हो जाए, इट मीन्स दिस वन इज ग्रेटर देन दिस, देन वी कैन निगलेक्ट कैपिटल R। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट करेंगे, और नेगलेक्ट करेंगे तो करंट I की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी E डिवाइडेड बाई R/N। अब N ऊपर चला जाएगा तो N E/R। ठीक है, अब आपके पास दो कंडीशन मिल गए, एक कंडीशन से ये मिला, दूसरे कंडीशन से ये मिला। अब आपसे पूछा जाए किस केस में करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, तो आप कब बताओगे, जब R/N की जो वैल्यू है वो क्या हो, कैपिटल R से बड़ा होगा, तभी क्या होगा, आपका करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, इस केस में मिनिमम होगी। तो ये तो कंडीशंस हो गए। ओके, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स ने दो लॉज दिए, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स सेकंड लॉ। पहले हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के पढ़ेंगे, उसके बाद किरचॉफ्स सेकंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। According to Kirchhoff's first law, the algebraic sum of currents at any junction is 0 and mathematically summation I equal to 0। और इसका जो सेकंड डिफिनीशन होता है, the sum of currents entering the junction is always equal to the sum of currents leaving the junction। अब इसको समझते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक जंक्शन है, ठीक, करंट एक इधर से आ रहा है, मानते हैं इस पे इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 जा रहा है, इधर गया आपका I3 गया, और इधर I4 गया। ठीक, तो आप यहाँ पे देखोगे ना, ये I1 है I2
ये जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, ये हमेशा इस I3 और I4 के बराबर होंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4। ठीक, यहाँ से हो गया। इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन। मतलब ये अगर जंक्शन है आपका, अगर ये I1 इधर से जा रहा है, I2 इधर इस जंक्शन की तरफ जा रहा है, तो ये हमेशा किसके बराबर होगा? I3 और I4 के बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कुछ साइंस कन्वेंशन भी हम लोग यूज करते हैं। अगर ये जंक्शन है आपका, अगर इधर जंक्शन की तरफ अगर करंट जा रहा होता है तो हम इसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ठीक, अगर जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहा होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं? नेगेटिव लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हम लगाएं यहाँ पे तो क्या मिलेगा आपको? I1 प्लस I2, क्योंकि ये दोनों I1 I2 जंक्शन की तरफ जा रहे हैं तो I1 प्लस I2 हो जाएगा, और माइनस I3 माइनस I4, क्योंकि ये बाहर की तरफ जा रहे थे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ये माइनस में होगा और ये भी आपका क्या होगा? माइनस में होगा। I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका बनता है। यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, इसको इधर लेते आओ, I3 प्लस I4, ये हो गया। और यहाँ से आप देखोगे समेशन I इक्वल टू 0 यहाँ पे हम लेके चले थे, तो अगर समेशन I इक्वल टू 0 ले ले तो यहाँ पे क्या होगा? I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4, और ये I1 प्लस I2, ये आपका क्या होगा? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हो गया। इसको हम लोग KCL भी बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको क्या बोलेंगे? KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम KCL भी बोलते हैं। ओके।